Who said you can't teach an old dog new tricks? सो हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी। स्वागत है आपका द बिजनेस पंडित यूट्यूब चैनल पे। और जो हमारी सीरीज चल रही है द ब्रांडेड बकेट, उसमें मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। एक एपिसोड इस सीजन का पहला एपिसोड फेविकॉल के ऊपर केस स्टडी करी थी। पूरी केस स्टडी धमाकेदार तरीके से यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हो। ये हमारा सेकंड एपिसोड, जहां पे अगेन नाम देखोगे तो पता चल ही जाएगा कौन सी कंपनी है। लेकिन जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता कौन सी कंपनी के बारे में बात होने वाली है, तो शायद बीच में आपको कट दिखाई दे, बट कोई बात नहीं। सबसे पहले हम चलते हुए डिसाइड करते हैं कि भैया आज की केस स्टडी करनी किस कंपनी के ऊपर है। तो लेट्स डू अ थिंग। हम जैसे कि हमारा रिवाज है, मैं अपनी बकेट वापस से निकाल के लेके आता हूँ। और फेविकॉल की जो पर्ची थी वो हमने इसमें से निकाल दी थी। बाकी बची हुई 10 कंपनियों की पर्ची अभी भी इसके अंदर है। इसको शेक करेंगे और पता करेंगे कि आज कौन सी कंपनी पे हमें केस स्टडी करनी है। सो लेट्स शेक इट वेल, ताकि एक अच्छी कंपनी निकले और उससे सीखने को हमको बहुत कुछ मिले। सो आई विल पुट माय हैंड इनसाइड एंड ट्राई टू सी। ओके, तो ये निकालिए मैंने। लेट्स सी कौन सी कंपनी है। तो द कंपनी इज रेड बुल। सो रेड बुल के ऊपर आज हम अपनी केस स्टडी करने वाले हैं। हालांकि जैसे कि मैंने बोला कि थंबनेल से तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि बाद में मैं उसको उसी तरीके से डिजाइन कर दूंगा। सो आई विल कीप दिस स्टेट असाइड, ताकि दोबारा से मिक्स ना हो। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द कंपनीज एनालिसिस ऑफ द ब्रांड बकेट सीजन 2 रेड बुल। तो जैसे कि आपको पता है, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। हर स्टार्टअप की हम लोग एक कुंडली बनाते हैं, उस कुंडली का एनालिसिस करते हैं। तो कुंडली में होते हैं 8 घर: पीपल, प्रोसेस, प्रोडक्ट, पर्पस, प्रूफ, प्रमोशन, प्लेस, प्राइसिंग। और 4 दिशाएं: कंपनी, कंपटीशन, कस्टमर और क्लाइमेट। दिशाओं के बारे में पहले बात करेंगे। देखते हैं इनकी चारों दिशाएं, कितनी दिशा सही है और कितनी दिशा खराब है। पहली दिशा के बारे में बात करें, दैट इज द कंपनी। तो कंपनी की बात करें तो पहले ओरिजिनल नेम इन कंपनी का कुछ और था, लेकिन फिर जो इसके फाउंडर थे डेटरीज से, वो मतलब डेटरीज उनका नाम है, सरनेम है, और वो ऑस्ट्रिया से थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो मेरा नाम है कंपनी का, मैं उसको चेंज करके रेड बुल रख दूंगा, ताकि ज्यादा देशों के लोग नाम के साथ एसोसिएट कर पाए, उसके साथ जुड़ पाए, उसे समझ पाए और एक इंटरनेशनल अपील इस कंपनी को मिले। फन फैक्ट ये है कि 10 लाख से ज्यादा कैंस इन्होंने अपने पहले ही साल ऑफ ऑपरेशन में बेच दी थी। क्या क्या स्ट्रैटेजी थी वो तो जब हम कुंडली एनालिसिस में अपने छठे घर प्रमोशन पे पहुंचेंगे वो बात करेंगे। लेकिन 10 लाख से ज्यादा कैन अपने पहले साल में बेच दी, और 790 करोड़ कैंस इन्होंने 2019 में बेच दी थी। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, बिकॉज 2023 में वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज 790 करोड़, और इन्होंने 2019 में 4 साल पहले ही 790 करोड़ केन्स बेच दी थी पूरे वर्ल्ड में। सो मतलब उस टाइम पे 1 केन पर पर्सन से भी ज्यादा का इनका एवरेज बैठ रहा था। सो अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। आप समझ सकते हो कि किस वजह से आज रेड बुल की ये पोजीशन है कि एनर्जी ड्रिंक की मार्केट में आज रेड बुल को कोई हरा नहीं सकता है। दूसरी दिशा कस्टमर की मैं बात करूंगा, तो इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से अपने कस्टमर को टारगेटेड रखा और अपनी मार्केटिंग को टारगेटेड रखा, अपनी पोजीशनिंग को टारगेटेड रखा और टीनेजर्स पे फोकस किया। देखो, इन्होंने अडल्ट्स पे फोकस नहीं किया, बिकॉज जो एनर्जी सेगमेंट में ये लोग थे ना, वहां पे अडल्ट्स में घुसते इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली, तो इनका कंपटीशन चाय के साथ होता। हमारे यहाँ पे भी, इनफैक्ट मैं अपनी बात करूँ तो आई एम अ टी लवर। तो अगर हमको कोई एनर्जी वगैरह चाहिए होती है ना, जब वी फील लाइक आज तो थक गए आ रहे हैं, चलो यार एक चाय बना लेते हैं, तो वो चाय जो थी वो अडल्ट मार्केट को कैप्चर करे हुई थी। चिल्ड्रन में आ जाते तो ग्लूकोन डी जैसी कंपनियां थी, उनसे लड़ने के बजाय इन्होंने देखा कि टीनेजर्स के लिए बहुत बड़ा गैप है, उनके लिए कोई स्पेशल प्रोडक्ट नहीं है जो एनर्जी के साथ एसोसिएट हो रहा हो। तो इन्होंने एनर्जी ड्रिंक को टीनेजर्स की तरफ टारगेट कर दिया, और वहां से इनका सबसे बड़ी विनिंग सिचुएशन और स्टोरी चालू हो गई। तीसरी दिशा कंपटीशन की मैं बात करूं तो इंडिया में पर्टिकुलरली मॉन्स्टर और स्टिंग नाम की 2 बड़ी ड्रिंक्स हैं जो चल रही हैं। मॉन्स्टर की मैं बात करूं पर्टिकुलरली तो रेड बुल की क्वांटिटी मॉन्स्टर से ज्यादा आती है, और प्राइस भी ऑलमोस्ट मतलब बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो कम है ही मॉन्स्टर के मुकाबले। स्टिंग की मैं बात करूं तो स्टिंग जो है ना बहुत चीपर है, मतलब रेड बुल की एक कैन 120 रुपए की आती है, स्टिंग की 40 रुपए की आती है, तो वो बहुत ज्यादा चीपर है। लेकिन उसमें शुगर इतना है, वो इतना मीठी ड्रिंक है
कि हेल्थ कॉन्शियस टीनेजर्स को वैसे ही वो पसंद नहीं आती। दूसरा, उसमें एनर्जी वाला कोई फैक्टर नहीं है, बिकॉज इट्स अ प्लेन शुगर वाटर काइंड ऑफ अ थिंग। तो वहां पे एनर्जी वाली जो चीज है ना, कि पीते ही एकदम एनर्जी आ जाए, वो चीज स्टिंग से नहीं होती है, वो रेड बुल से ही होती है। क्यों होती है वो जब तीसरा घर में प्रोडक्ट की बात करूंगा तब आपको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप देखो, जब चालू भी किया इन्होंने ऑस्ट्रिया में, तब भी उस टाइम पे पूरी दुनिया पे दो बड़े हाथी सवार थे, एक था कोक, दूसरा था पेप्सी। तो सबसे ज्यादा इनको मेहनत करनी पड़ी कि अपना वो सॉफ्ट ड्रिंक वर्सेस एनर्जी ड्रिंक की पोजीशनिंग करने में। कोक और पेप्सी से कैसे मैं ऑडियंस को खींच के लेके आऊं कि वो सॉफ्ट ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक में डिफरेंशिएट करके अपना चॉइस बदल लें, वो इनको सबसे बड़ी ट्रांजेक्शन करनी थी और वहां वो इनके लिए सबसे चैलेंजिंग फेज था। चौथी दिशा क्लाइमेट की मैं बात करूंगा तो जर्मनी में एक बार इनको बैन कर दिया गया था। इनके बारे में अफवाहें फैलाई गई कि जी ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, और एनर्जी वाला फैक्टर कि इसको पी के इतनी एनर्जी कैसे आ रही है, तो ये अफवाह फैला दी गई कि जो बुल है उसका सीमेन इसमें मिलाया जाता है ताकि एनर्जी जो है वो एक ह्यूमन बॉडी में इन्फ्लिएट कर पाए। लेकिन ये सारी बातें केवल मिथ्या थी, मिथ थी, सच्चाई इसमें कभी साबित नहीं हो पाई। इस वजह से रेड बुल को इतना ज्यादा इससे कभी फर्क पड़ा नहीं। हाँ, 70% मार्केट शेयर था इनका 2011 में, जो गिर के 50% रह गया जब मॉन्स्टर इंट्रोड्यूस करी गई, और अब लगभग 40% मार्केट शेयर रह गया जब मॉन्स्टर और स्टिंग दोनों बड़े कॉम्पिटिटर इनके खिलाफ में उतरे हुए हैं। तो 40% भी कम शेयर नहीं होता है, और 40% मतलब आप जानते होंगे कि आप ये सोचो, रेस्ट ऑफ दी 60% में केवल मॉन्स्टर और स्टिंग नहीं है, बाकी और भी छोटी छोटी ड्रिंक्स है। मॉन्स्टर और स्टिंग तो उन छोटी छोटी ड्रिंक्स में से दो बड़े नाम हैं, लेकिन अकेला 40% शेयर होल्ड करने वाला रेड बुल ही एक वो ब्रांड है, इसलिए इसकी मार्केट में मोनोपोली कंसिडर करी जाती है। अब आते हैं इसकी कुंडली एनालिसिस पे। तो पहला घर कुंडली का है, दैट इज पीपल की मैं बात करूं तो जैसे कि मैं बता चुका हूं, डेटरीच साहब जो ऑस्ट्रेलिया के थे, उन्होंने ये जो है वो कंपनी चालू करी, प्रोडक्ट को लॉन्च किया। कब? वो एक मार्केटिंग मैनेजर थे, तो काम के सिलसिले में फ्लाइट से इनका बहुत ज्यादा आना जाना था। तो फ्लाइट में ही वो सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया, टायर्डनेस, चक्कर आ रहे थे इनको फ्लाइट में, उस वजह से वो सो नहीं पा रहे थे सही से। तो वहां पे इन्होंने एक कोरियन ड्रिंक को टेस्ट किया फ्लाइट में, और उस ड्रिंक को टेस्ट किया तो इनको बहुत ही रिलैक्सिंग महसूस हुआ। इनको बहुत ही टायर्डनेस से और ये जो चक्कर वगैरह इनको आ रहे थे उससे रिलीफ महसूस हुआ। तो इनको लगा कि यार ये तो बहुत गजब प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट को उठा के इनको, यार मेरे साथ हुआ है, बाकियों के साथ भी होता होगा, मैं इसको एज अ बिजनेस परस्यू करना चाहता हूं। वहां से इनके दिमाग में आइडिया आया। दूसरा घर पर्पस की मैं बात करूं तो 1987 में इन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट को, एनर्जी ड्रिंक के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, और एक्सट्रीम एनर्जी, डेयरिंग, कैपेबिलिटीज वाली वैल्यूज के साथ रेड बुल को एसोसिएट किया। तीसरा घर प्रोडक्ट। तो ड्रिंक जो थी ना, जो इन्होंने फ्लाइट में टेस्ट करी, कोरियन ड्रिंक, वो बेसिकली इंसोम्निया, नींद ना आना, थकान या फिर चक्कर आना, उन सारी प्रॉब्लम से डील करती थी। बट इनको ताकि ये प्रोडक्ट बड़ा बन पाए, बिजनेस बड़ा बन पाए, इन्होंने उसके फॉर्मुलेशन में थोड़ा सा चेंज किया। रिवर्स इंजीनियरिंग से इन्होंने उस ड्रिंक में कैफीन की मात्रा बढ़ाई, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाई, कैलोरीज कम करी, शुगर कम करी, ताकि एनर्जी, कहते हैं ना कि पीते ही एकदम एनर्जी आ गई, वो वाली चीज, वो वाली फीलिंग कंज्यूमर के अंदर इंड्यूस हो पाए। उस वजह से इन्होंने फॉर्मुलेशन बदला, और वहां से जो आइडिया का जन्म हुआ था वो कोरियन ड्रिंक के वजह से, वो फिर एक एनर्जी ड्रिंक कॉन्सेप्ट को एक हवा मिली, और 1987 में जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने वो एनर्जी ड्रिंक के तौर पे रेड बुल मार्केट में उतार दी। चौथा घर प्राइस की मैं बात करूं तो उस टाइम पे भी और अब भी कोक और पेप्सी की कैन के मुकाबले 60 रुपए की लगभग वो कैन आती है। ये 2x प्राइस है, इनकी कैन 120 रुपए की आती है। लेकिन वो बहुत बड़ा मुश्किल की बात होती नहीं है, बिकॉज इन्होंने एक नई कैटेगरी क्रिएट करी है और इनका प्रोडक्ट सुपीरियर है। तो जब प्रोडक्ट अच्छा होता है और न्यू कैटेगरी बिल्ड करनी पड़ती है, तो आप उतना प्रीमियम चार्ज कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं। और आज की भी जैसे मैं बात करूं तो मॉन्स्टर के मुकाबले ऑलमोस्ट सेम ग्राउंड्स पे हैं, थोड़े से सस्ते ही हैं। और स्टिंग तो भैया प्राइस के मामले में स्टिंग से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर क्वालिटी में वहां से उससे सुपीरियर हो जाते हैं।
पांचवा अगर प्रूफ की मैं बात करूं तो 500 करोड़ से ज्यादा की सेल इन्होंने 2022-23 में इंडिया में बुक करी है। उसका ही 5 टाइम्स मल्टीपल अगर मैं निकालूं तो वो 250 करोड़ बैठता है, जो कि आपने थंबनेल में इसकी वैल्यूएशन देखी होगी। इबिट्टा की बात करूं तो टाइम के साथ साथ इनका इबिट्टा गिर रहा है और 3.5% का राइट नाउ उनका इबिट्टा चल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूं तो 0.75 डेट टू इक्विटी रेशियो है, मतलब अगर 1 लाख का एसेट है तो 75,000 की उस पर डेट है। इट्स अ सेफ रेशियो, बिकॉज ये रेशियो जब अपोजिट हो जाता है, मतलब जब डेट बढ़ जाता है एसेट के मुकाबले, इक्विटी के मुकाबले, वो एक डेंजरस सिचुएशन होती है कंपनी के लिए। लेकिन जब तक ये रेशियो 1 से नीचे है तब तक ये सही है, कंपनी में कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंडस्ट्री जो है वो 10% कैगर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, तो इंडस्ट्री बढ़ रही है, इनका मार्केट शेयर भी 40% अच्छा है, कमेंडेबल है, प्रोडक्ट भी अच्छा है, प्राइसिंग भी डिमांड कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड एवरीथिंग। मार्केट में इमेज भी, ब्रांडिंग भी अच्छी बना ली है, तो आई थिंक द कंपनी इज स्टिल ऑन एंड हैव अ गुड फ्यूचर अहेड। छठा घर प्रमोशन के बारे में बात करता हूं। देखो जैसे हमने फेविकॉल में भी देखा था और आप रेडबुल में भी देखोगे, सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन किसी भी ब्रांड को इस लेवल पे बनाने का होता है कि वो अपनी इंडस्ट्री ही उस ब्रांड से पहचानी जाए। जैसे एडेसिव मतलब फेविकॉल होता है, ये जो है हमारा एनर्जी ड्रिंक मतलब रेडबुल होती है। आगे आप केस स्टडी देखोगे, पानी मतलब बिस्लेरी होता है, अब जूम बन गया है, कोलगेट बन गया है, ये केस स्टडीज अभी और आने वाली हैं। तो ये जो ब्रांड्स हैं जो अपनी इंडस्ट्री के सिनोनिम बन गए हैं, जो अब इंडस्ट्री इन ब्रांड्स की वजह से पहचानी जाती है, इनमें सबसे बड़ा फैक्टर प्रमोशन का, मार्केटिंग का, ब्रांडिंग का रहता है। इसलिए सीरीज का नाम भी मैंने द ब्रांडेड बकेट रखा है। तो प्रमोशन की मैं बात करूं तो इन्होंने, जैसे कि मैंने बात करी, टीनेजर्स को फोकस किया, उनको टारगेटेड अपने ब्रांड कैंपेन्स बनाए। सॉफ्ट ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके इन्होंने मार्केट को स्प्लिट कर दिया और अपना एक एंट्री बैरियर क्रिएट कर लिया है, क्योंकि इनकी वैल्यूज ये हैं कि ये एक्सट्रीम एनर्जी, एक्सट्रीम डेयरिंग, एक्सट्रीम कैपेबिलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने सबसे अच्छा तरीका अपनी इस ब्रांड वैल्यू को या ब्रांड इमेज को पोर्ट्रे करने का समझा कि भैया हम क्या करेंगे ना, हम उन स्पोर्ट्स को पकड़ेंगे जहां एक्सट्रीम एनर्जी की रिक्वायरमेंट रही। तो 11 से ज्यादा स्पोर्ट्स के साथ इन्होंने अपना एसोसिएशन बनाया, 17 से ज्यादा टीम्स ऑफ दीज 11+ स्पोर्ट्स को इन्होंने स्पॉन्सर किया। उसके अलावा जितने भी बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनते हैं उनमें कहीं ना कहीं आप रेडबुल की एसोसिएशन देखोगे, स्पॉन्सरशिप देखोगे, पार्टनरशिप देखोगे, बिकॉज वो एक्सट्रीम कैपेबिलिटी और डेयरिंग वाली जो वैल्यू इनके बिजनेस की है, ब्रांड की है, वो उसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने ऑडियंस को। स्टूडेंट्स जब इन्होंने शुरू किया था तो स्टूडेंट्स को इन्होंने अपना मार्केटर बनाया। इन्होंने क्या किया ना कि हर कैंपस में कुछ बंदे पकड़े और उनको ये काम दे दिया कि तुम हमारी केन्स अपने कैंपस में फेमस करो। पार्टीज ऑर्गेनाइज करवाते थे बच्चों की स्पॉन्सरशिप देके और उन पार्टीज में अपनी केन इंट्रोड्यूस करते थे, ताकि बच्चे, टीनेजर्स, यंगस्टर्स इनकी केन को भले ही थोड़े टाइम के लिए पार्टी जब स्पॉन्सर कर रहे हैं तो फ्री में केन्स देनी पड़ेंगी, लेकिन एक बार वो आदत लग गई, वो टेस्ट उन्हें पसंद आ गया, तो फिर वो जाके पैसों से भी खरीदेंगे। फ्री सैंपल्स बंटवाए और अभी आप स्क्रीन पे देखोगे इन्होंने ऐसी थीम कार्स अपनी उन लोकेशंस के सामने प्लांट करना चालू कर दी जहां पे बहुत ज्यादा टीनेजर्स का, यंगस्टर्स का आना जाना था, ताकि जब ये गुरिल्ला मार्केटिंग होती है ना कि आप अपने प्रोडक्ट को इतना बड़ा करके दिखा देते हो, उसका साइज एबनॉर्मल करके दिखा देते हो, वो चीज बहुत जल्दी से रजिस्टर और कैप्चर हो जाती है कंज्यूमर के दिमाग में। तो वो टेक्निक का इन्होंने फायदा उठाया और जब इतनी बड़ी बड़ी केन लोगों ने सड़कों पे, गाड़ियों पे देखी तो लोग अपने आप ही इस ब्रांड को याद करने लगे, इसके बारे में बात करने लगे। और एक बहुत अच्छी चीज, इन्होंने जब लंदन गए थे तो इनका बहुत फेमस किस्सा इन्होंने वहां करी। इन्होंने क्या किया, लंदन जब इनको कैप्चर करना था तो बहुत ज्यादा इन्होंने मार्केटिंग पे कोई खास खर्चा नहीं किया, बिकॉज लंदन हम सबको पता है कितनी महंगी सिटी। अगर मार्केटिंग पे खर्चा करना डिसाइड करते तो बेचारों के बहुत सारे पैसे लग जाते। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी ब्रांड की जो कैंस हैं, स्टील कैंस, एल्यूमिनियम कैंस, उनको खुद ही क्रश करके ओपन किया, क्रश किया और डस्टबिन में फेंक दिया। किसी ने नहीं खरीदी, किसी ने नहीं बेची, कुछ नहीं हुआ, बस अपनी कैन ली, खोली, क्रश करी, डस्टबिन में फेंक दी, खुद नहीं फेंक दी। अब एज अ स्टार्टअप फाउंडर आप लोगों को लगेगा कितना वाहियात डिसीजन है यार ये, अपने ही सामान बर्बाद करे जा रहे हो, अपनी ही बॉटल्स बर्बाद करे जा रहे हो, लेकिन उस समय सोचो
क्या कंज्यूमर माइंडसेट को इन्होंने पकड़ा और कितना बड़ा इफेक्ट इस चीज का पड़ा कि लंदन में जब लोगों ने देखा कि यार हर डस्टबिन में इनकी 4-5 केन्स पड़ी हुई हैं, ऐसे क्या इतने लोग रेड बुल पी रहे हैं। जब कंज्यूमर्स में ये बातें चालू हुई, जब कंज्यूमर में ये मैसेज गया कि यार बहुत लोग रेड बुल पी रहे हैं यार, इतनी सारी केन्स, ओपन कैंस, क्रश्ड कैंस पड़ी हुई हैं डस्टबिन में, तो लोगों ने अपने आप ही दुकान में जाके रेड बुल मांगनी चालू कर दिया। मैं भी पी के देखूं, जब इतने लोग पी रहे हैं तो हो सकता है कुछ अच्छा हो, मैं भी पी के देखूं। वो वाली फीलिंग, वो वाला बिहेवियर, वो वाला इंस्टिंक्ट इन्होंने अपने कंज्यूमर का पकड़ा और वहां से ये कैंपेन इनका बहुत ज्यादा वायरल हुआ और वहां से इनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिली लंदन में। तो दीज वर सम ऑफ द प्रमोशन टेक्निक्स जो इन्होंने इसी तरीके से अलग अलग ज्योग्राफी के हिसाब से, अलग अलग सिटीज के हिसाब से अपने मार्केटिंग कैंपेन्स डिजाइन करे, स्पेसिफिक बनाए। और इतना फोकस वो मार्केटिंग पे क्यों कर पाए, वो 7वें घर को मैं अभी थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट 8वें घर पे जा रहा हूं। 8वां घर प्रोसेस का जो इसकी कुंडली में है, वहां से हमें पता चलेगा कि इन्होंने अपनी सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग जो थी ना वो आउटसोर्स कर दी थी। इनके लिए बॉटल्स कोई और बना रहा था, उसके अंदर की ड्रिंक कोई और बना रहा था, पैकेज कोई और कर रहा था, डिस्ट्रीब्यूट कोई और कर रहा था। इनका प्राइमरी और एक्सटेंसिव फोकस वाज कंप्लीटली ऑन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग। इन्होंने कहा कि ये सारे काम हम किसी को दे देंगे, वो भी कर देगा। मेरी एक्सपर्टीज मार्केटिंग में, क्योंकि डेट्रीट साहब मार्केटिंग मेंबर भी थे, मैनेजर भी थे, तो इन्होंने बोला मेरी जो एक्सपर्टीज है वो मार्केटिंग में है और मैं वही करूंगा, मुझसे अच्छा कोई कर नहीं सकता। और ऐसी ब्रांडिंग मार्केटिंग करी कि भाई आज इंडस्ट्री के राजा बने गए, क्या दिक्कत है। और ये केवल एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन ही नहीं था, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा डिसीजन था, बिकॉज इससे वो 20% कॉस्ट कम कर पाए। देखो बिजनेस लेसन, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है ना तो जबरदस्ती नहीं है कि तुम्हें सारे काम खुद करने, तुम उससे उस काम को किसी से करवा भी सकते हो। उस काम पे फोकस करो जो तुम्हें आता है। खैर जब हम बिजनेस लेसन डिस्कस करेंगे इसके स्टडी के, तब तो मैं इसके बारे में बात करूंगा ही। अभी जो 7वां घर हमने कुंडली में छोड़ा था उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज प्लेस। तो मैं प्लेस की बात करूं तो D2C भी इन्होंने किया, B2B बिजनेस टू बिजनेस भी इन्होंने सेल किया। दो बड़ी चीजें जो इन्होंने अपनी सेल्स की या डिस्ट्रीब्यूशन की डिफाइन करी वो थी कि इन्होंने 2 कंपोनेंट्स में, कैटेगरी में चीजों को बांट दिया। एक थी ऑफ प्रीमाइज, एक थी ऑन प्रीमाइज, बेस्ड ऑन द कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट। देखो ऑफ प्रीमाइज प्लेसमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने तब किया जब ऑफ प्रीमाइज बेसिकली इन्होंने किस चीज को नाम दिया, वो टाइम या वो प्लेस या वो चैनल जहां पे कंज्यूमर रेड बुल की बोतल ऑन द स्पॉट नहीं खोलेगा, घर जाके या बाद में बाहर निकल के कंज्यूम करेगा, उसको इन्होंने नाम दिया ऑफ प्रेमाइज। जैसे कि कोई सुपरमार्केट्स हो गए, अब यार आपने बॉटल खरीद ली, अपनी ट्रॉली में डाल ली, जब तक उसकी बिलिंग नहीं हो जाती है तब तक तो आप वो कैन खोल के पी नहीं सकते हो। वो बिलिंग हो जाएगी, आप सुपरमार्केट के बाहर निकल जाओगे, तब जाके आप वो कैन खोलोगे और पियोगे, राइट। सो ये ऑफ प्रेमाइज मार्केटिंग का कंजम्पशन थी, तो इन्होंने अपनी मार्केटिंग वहां पे, अपनी प्लेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे अलग रखा। फिर सुपरमार्केट्स हो गए, कन्वीनियंस स्टोर्स हो गए, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, मान लो अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो भी, अब ऑनलाइन तो बिकॉज ऑनलाइन है तो आप प्लेटफॉर्म पे तो कंज्यूम कर ही नहीं सकते ना, कि मतलब मैं लैपटॉप को नीचे रख के उसी पे ही खोल के पी रहा हूं, वो तो होने नहीं वाला। भाई गिर गई अगर लैपटॉप पे तो और आफत आ जाएगी। तो ऑफलाइन ई कॉमर्स भी क्या है कि आप भैया खरीद लोगे, वो कैन वेयर हाउस से निकल के जब आपके घर में पहुंचेगी तो आप अपने घर पे उसे कंज्यूम करोगे। तो ये ऑफ प्रीमाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एक इन्होंने रखा ऑन प्रीमाइज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे बॉटल का कंजम्पशन ऑन द स्पॉट होगा, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए। अब हॉस्पिटल में आपने एक वेंडिंग मशीन देखी, पैसे दिए, लिए और वेंडिंग मशीन के सामने ही खोल के आपने कैन पी ली, हॉस्पिटल के अंदर ही कैन पी ली, ये ऑन प्रीमाइज कंजम्पशन था। वहां की इन्होंने चैनल स्ट्रैटेजी अलग रखी। इन कैफेज में, रेस्टोरेंट्स में, गैस स्टेशंस पे, बार्स में, जहां पे आप ऑन द स्पॉट, ऑन द प्रीमाइज इनका प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो, वो इन्होंने ऐसे करके 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, ताकि ये अच्छे रीच, मार्केटिंग और अपने ब्रांडिंग और अपनी पोजीशनिंग, मतलब स्टोर में अगर सुपरमार्केट है तो मेरी बोतल कहाँ रखनी चाहिए ये सोचने की बात अलग है। अगर गैस स्टेशन है तो मेरी बोतल कहाँ रखनी चाहिए वो सोचने की बात अलग है। गैस स्टेशन की बोतल को हो सकता है प्रोक्योर करने का एज अ कंज्यूमर, अगर मैं गैस स्टेशन पे जाके बोतल उठाऊंगा तो वो मेरे लिए प्रोसेस आसान होना चाहिए, बोतल खरीदना आसान होना चाहिए, क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट कंज्यूम करने वाला हूं। वहीं पे सुपरमार्केट में यदि इतना आसान
खरीदना या रीच करना बॉटल को नहीं भी हुआ तो चलेगा, बिकॉज एनी विच वेज मेरे को पहले उसके पैसे देने पड़ेंगे, बाद में मैं उसे कंज्यूम करने वाला हूँ। तो ये डिफरेंस होता है, ये इस तरीके से इन्होंने अपनी चैनल स्ट्रैटेजी डिफाइन करी। एंड यहाँ पे हमारा कुंडली एनालिसिस ऑफ रेड बुल खत्म होता है। तो हमने इनकी चारों दिशाएं एनालाइज कर ली, 8 घर एनालाइज कर लिए कुंडली के। अब मैं फाइनली आपको इसके बिजनेस लेसन पे लेके चलता हूँ। सबसे पहला बिजनेस लेसन है वो ये, कैपिटल और मार्केटिंग दोनों की ही जरूरत है जब आप एक नई कैटेगरी क्रिएट करने के लिए आगे बढ़ते हो। तो शार्क टैंक इंडिया सीरीज को यदि आप फॉलो कर रहे हो और शार्क टैंक इंडिया के यदि आप सोनी लिव पे देख भी रहे हो, तो भी आपको पता चल रहा होगा कि जितने भी ऐसे बिजनेसेस हैं जहां पे कैटेगरी क्रिएट करने की बात आती है, तो शार्क्स बोलते हैं कि आपको पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, मार्केटिंग बहुत ज्यादा लगेगी। और ये सत्य है, बिकॉज जब भी आपको अपने कंज्यूमर के दिमाग में एक नई चीज डालनी होती है ना, तो आपको बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करना होता है और उस एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे लगते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में सेल नहीं आती है। बहुत सारा टाइम तो कंज्यूमर को समझाने में, अवेयर करने में ही चला जाता है। सेकेंड बिजनेस लेसन है, ब्रांड रिकॉल एंड रिकॉग्निशन इज मोर इंपॉर्टेंट। मेरा कस्टमर मेरे ब्रांड को किस नजरिए से देख रहा है, क्या क्या चीजें। और तीसरा पॉइंट भी मैं साथ में कवर कर लेता हूं, ब्रांड कम्युनिकेशन इज योर ब्रांड पोजिशनिंग। आप जितनी अच्छी अपने ब्रांड की वैल्यूज को कम्युनिकेट करोगे, जैसे इन्होंने स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट होके अपनी ब्रांड की वैल्यूज को कम्युनिकेट किया, वैसे ही फिर इनकी ब्रांड की पोजिशनिंग बनी। जितना अच्छा ब्रांड का रिकॉल होगा, जो इनका डिसीजन था कि मैं अपना रेड बुल का नाम चेंज करूंगा, फिर उन्होंने सिंबल भी देखो कितना अच्छा रखा उसका, एक लाल बुल। अब बुल को देखते ही हमारे दिमाग में ऐसे एनर्जी और पावर और वो सारी चीजें आती हैं ना। तो ब्रांड रिकॉल और ब्रांड रिकॉग्निशन, जैसे कि मैं थीम कार्ड्स की जैसे कि मैंने बात करी थी, या फ्री सैंपल्स की जैसे कि मैंने बात करी थी, तो ये सारी जो चीजें हैं वो कैटेगरी क्रिएशन में, ब्रांडिंग में बहुत ज्यादा असर डालती हैं। तो आपका ब्रांड कम्युनिकेशन ही आपका ब्रांड पोजिशनिंग हो जाता है। और ब्रांड रिकॉल और रिकॉग्निशन शायद आपके एक अच्छे प्रोडक्ट होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी किसी बिजनेसेस के लिए। चौथा बिजनेस लेसन है, फोकस ऑन व्हाट यू डू द बेस्ट। मैंने चलते चलते भी ये डिस्कस कर लिया था कि जो काम आपको आता है और आप उसको करने में माहिर हो, आप उसी पे ही ध्यान दो। जो काम में आपकी एक्सपर्टीज नहीं है उसे किसी और से करवा लो, किसी ऐसे बंदे से करवा लो जिसकी उसमें एक्सपर्टीज हो। आपका पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा और आपका रिजल्ट भी काफी अच्छा रहेगा। सो दिस वाज द केस स्टडी ऑफ रेड बुल। अगली केस स्टडी तो हमें भी नहीं पता किसकी होने वाली है, मुझे भी नहीं पता, पर जो भी होगी हम उसको ऐसे ही कवर करेंगे। और आप ऐसे ही अपने चैनल पे, बिजनेस पंडित चैनल पे प्यार बरसाए रखना। Till then, that's all for today. Thank you and have a nice day.